गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसा रहा पहला होमवर्क हमारा डीपीपी नंबर 1 जो मैंने आपको दी थी? हो रहे हैं क्वेश्चंस उसमें से? क्या कन्वर्जन हम कर सकते हैं? अगर उसमें डीपीपी नंबर 1 में, वैसे तो मैंने देखा है कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल किसी को लगता है कि डीपीपी नंबर 1 में कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है यहां पर। वेरी गुड। मोस्टली क्वेश्चन नंबर 3 सिक्स्थ पार्ट, शीट के भी अभी मैं पूछूंगा आपसे। चलिए जल्दी से मैं बता देता हूं, कुछ डाउट्स अगर है तो। क्वेश्चन नंबर 3 का 180 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास भी 180 ग्राम ही होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल हो जाएगा। तो हमारे पास 1 मोल ग्लूकोज है C6H12O6। अब अगर 1 मोल C6H12O6 है तो कार्बन एटम के कितने मोल्स होंगे? 6 मोल्स। हाइड्रोजन एटम के कितने होंगे? 12 मोल्स। ऑक्सीजन एटम के कितने होंगे? 6 मोल्स। ऑक्सीजन एटम के होंगे 6 मोल्स। तो यहां पर इसके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये मोल्स में है, तो नंबर ऑफ एटम 6Na 12Na 6Na। टोटल नंबर ऑफ एटम्स करना है तो इन सब का सम कर सकते हो। तो तनिष्क क्वेश्चन नंबर 3 का जो सारे पार्ट्स आप इसी से सॉल्व कर सकते हो। 6th पार्ट आपने मुझसे पूछा था, आई थिंक आपके सामने आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 6 का 8th पार्ट, वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, मोल्स दे रखा है, पीवी इक्वल्स टू। क्वेश्चन नंबर 6 8th पार्ट, प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम 45.4 मीटर क्यूब है, इक्वल्स टू मोल्स दे रखे हैं 5। आर की वैल्यू सिंस ये मीटर क्यूब में है तो 8.314 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर 2730। सॉल्व कर लीजिए इसको, हो जाएगा। लॉजिक थोड़ा सा देखिए, ये वाली टर्म इससे इजीली कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर उसको आगे आप यूज कर सकते हो। डिवाइड करना होगा इसको तो ये पार्ट इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देन और कोई डाउट था क्या? 8th क्वेश्चन का 4th पार्ट, वैशाली 8th क्वेश्चन का 4th पार्ट नहीं, 8th क्वेश्चन का 6th पार्ट, सॉरी। वॉल्यूम से अगर हमें मोल्स फाइंड आउट करने
क्वेश्चन नंबर 8 सिक्स्थ पार्ट। एसटीपी पर सभी वॉल्यूम गिवन है। एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम बताया था, मोलर वॉल्यूम जिसे कहते हैं एसटीपी पर 22.7। तो राइट नाउ हमारे पास मोल्स अगर निकालने हैं तो वॉल्यूम कितना गिवन है 113.5 डिवाइडेड बाय 22.7। हाँ, लेकिन ये मीटर क्यूब में है और ये किस में है, लीटर में। तो इस मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना होगा 113.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 22.7। ये भी लीटर में और ये भी लीटर। ठीक है, हाइड्रोजन इज रिटर्न सो वी टेक H2। हमेशा जब भी कोई भी स्टेटमेंट लिखो क्वेश्चन नंबर साथ में जरूर लिखो। वापस से क्वेश्चन नंबर आपको हमेशा साथ में लिखना है जिस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो। आंसर की शेयर की गई है शिवांश गुप्ता, आंसर की आपको शेयर की गई है। तो अब आप मुझसे ये पूछ रहे हो सारे आंसर्स बता दो। अमृतांशु, जब भी पढ़ना होगा मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आपको एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं शीट में। शीट के क्वेश्चंस पे मैं बात कर रहा हूं। जो शीट थी उसमें मैंने आपको 1 से लेके 8th तक होमवर्क दिया था। 1 से लेके 8th तक होमवर्क दिया था। हर्ष अग्रवाल, आंसर की ऑलरेडी बताई जा चुकी है ग्रुप्स में, आप बार बार वो क्वेश्चन नहीं पूछें। इसमें मैं आपको एक तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसका 3rd पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4th में 3rd पार्ट पूछा जा रहा है। मास ऑफ 100 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन 14 इन ग्राम। तो नाइट्रोजन 14 100 एटम्स है, एक एटम का मास कितना होता है 14 AMU। तो 100 एटम का मास कितना हो जाएगा इंटू 100, लेकिन हमें किस में चाहिए, ग्राम में। ये क्वेश्चन में बता रहा हूं 4th का 3rd पार्ट। तो 100 इंटू 14 इंटू ग्राम में चाहिए, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4th का 3rd पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6th, क्वेश्चन नंबर 6th में अब आपको बता रहा हूं, कैलकुलेट मास ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 499 ग्राम कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O में आपको बताना है। तो पहला काम तो आपको ये करना होगा कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना होगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना क्या होगा। तो आई थिंक मॉलिक्यूलर मास आप कर सकते हो, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर सम करना होगा, कॉपर का मास कितना हो गया 63.5, सल्फेट का हो गया 96 प्लस 5H2O तो ये 90। ये टोटल यहां पर मास हो गया। तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। वैसे कर 0.5 9 18 और 249.5। तो मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O 499 डिवाइडेड बाय 249.5 2 मोल्स। अब जो फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ये क्या बता रहा है कि
एक मोल के अंदर H2O के कितने मोल्स होंगे? 5 मोल्स होंगे। एक मोल के अंदर H2O के 5 मोल्स, तो 2 मोल के अंदर H2O के कितने मोल्स होंगे? 10 मोल्स। तो 10 मोल हमारे पास क्या आ गए? H2O। निकालना क्या है? मास। तो ये मास 10 मोल, 10 इंटू मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, तो 180 ग्राम। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, what mass of Na2SO4.7H2O contains exactly 6.023 into 10⁻22 atoms। यहां पर एक तो मैं आपको बता दूं, ये जो एवोगैड्रो नंबर है 6.022 या 6.023, कोई डिफरेंस नहीं है, आप यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो यहां पर हम पहले ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, moles of oxygen atom 6.023 into 10⁻22 divided by 6.023 into 10⁻23, तो ये moles of oxygen atom कितने हो गए? 0.1 मोल। 0.1 मोल ऑक्सीजन के एटम हो गए। अब हमें ये देखना है कि इतने ऑक्सीजन के एटम सी इतने ऑक्सीजन के एटम्स किस में होने चाहिए? Na2SO4.7H2। अब यहां पर हम देखें तो ऑक्सीजन यहां पर और यहां पर है। एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन कितनी है? 4, और यहां पर मल्टीप्लाई होगा 7, तो एक मोल के अंदर ऑक्सीजन के कितने मोल्स है? 11 मोल्स हैं। तो फॉर 11 मोल्स of oxygen atom we need 1 mole कंपाउंड। 11 मोल्स के लिए हमें इसका कितने मोल चाहिए? 1 मोल। लेकिन क्या हमें ऑक्सीजन 11 मोल्स चाहिए? नहीं, ऑक्सीजन हमें केवल कितने मोल्स चाहिए? 0.1 मोल। तो यूनिटरी लग जाएगी। तो फॉर 1 मोल ऑक्सीजन एटम वी नीड 1/11 इंटू 0.1 मोल of Na2SO4.7H2। मोल्स आ गए। अब आप इससे इसका मास निकाल सकते हो, 1/11 इंटू 0.1 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास। Na2SO4.7H2O का मॉलिक्यूलर मास से इससे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों का जो सम होता है उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। तो कार्बन के अंदर, एक एटम के अंदर कितने न्यूक्लियॉन होते हैं? तो हमें पता है कार्बन एटम के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो हो गए एक कार्बन एटम में कितने हो गए? 12। तो यहां पर 12 ग्राम कार्बन है, तो मोल्स ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12, 1 मोल कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के लिए अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से, तो 1 इंटू Na इंटू 12। वैशाली 2.44 ठीक है, उसको अप्रोक्सीमेट कर दिया, बट 2.44 भी सही है। वो डिपेंड करेगा कि आपको आंसर किस एक्यूरेसी से निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 7 को ढंग से पढ़ो, वहां एटम्स ऑफ ऑक्सीजन वर्ड लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा होमवर्क डिस्कशन। वापस से आप इनको प्रॉपरली अच्छी तरह से लिखिए, अच्छी तरह से ये होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये पूरा जो डिस्कशन अभी तक हमारा था वो था कन्वर्जेंट ऑफ मोल इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू मोल या मास या नंबर, इनके इंटर कन्वर्जन की हमने बात की। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मोल, मोल का एप्लीकेशन क्या है। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ मोल पर आने से पहले ये जो यूज है, जैसे आप सबको पता है केमिकल रिएक्शन जब होती है तो हमें पता है कि कुछ रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर हमारे पास इतने ग्राम रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट कितने ग्राम बनेगा, या इतने ग्राम अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टेंट कितने ग्राम यूज करना होगा। ये हम एक जनरल जो क्वेश्चन है सभी फेस करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, मोल कॉन्सेप्ट। लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट पर आने से पहले छोटा सा डिस्कशन और मैं कर लेता हूं, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। कोई भी जो रिएक्शन गिवन होती है उससे हम कैसे बैलेंस करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ही चलिए ले लेता हूं, H2 प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू H2। हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2O बनाते हैं, हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब ये रिएक्शन क्या बता रही है आपको राइट नाउ, हमें ये रिएक्शन एक तो ये इंफॉर्मेशन दे रही कि हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बन रहा है, H2O, ये दिख रहा है। लेकिन अब यहां पर अगर हम इस फॉर्मूले को देखें H2O के, तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि H2O के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो यानी इससे ये कंक्लूड होता है कि अगर हमें H2O बनाना है तो ऑक्सीजन के जितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के एटम्स उससे जस्ट डबल होने चाहिए। अब हम इस तरफ आते हैं, राइट नाउ जिस तरह से लिखा हुआ है तो यहां पर ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, हाइड्रोजन के भी 2 एटम है। अब क्या 2 एटम ऑक्सीजन के 2 एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि हमने देखा 1 एटम ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 2 कंबाइन होते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ हाइड्रोजन के कितने कंबाइन होंगे, 4। और जबकि यहाँ पर कितने अभी 2, तो यहाँ पर इसके 2 के साथ इसके 4 एटम्स चाहिए, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यहां पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स दिख रहे हैं, 4 एटम। ये 4 एटम ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो 4 एटम ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ कंबाइन होंगे, तो इस तरफ भी हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 2 एटम्स होने चाहिए। जबकि अभी हम देखें तो H2O ही है, यानी हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो इसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। कहने का पर्पस केवल इतना है कि यहां पर ये जो केमिकल रिएक्शन है इसे हम कहते हैं लेफ्ट साइड, इसे हम कहते हैं राइट साइड। जितने एटम्स किसी भी एलिमेंट के लेफ्ट साइड में होंगे उतने ही राइट साइड में होनी चाहिए। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के 4 एटम्स है तो राइट साइड में भी 4 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम है तो राइट साइड में ऑक्सीजन के भी 2 एटम होने चाहिए। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो बैलेंस करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। हाँ, अगेन यहाँ पर कह सकते हैं एक रिएक्शन को बैलेंस करने के इनफाइनाइट वे है। कैसे, ये एक तरीका दिख रहा है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था H2 प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू H2O। यहां पर H2 हाइड्रोजन के 2 एटम, यहां पे भी 2 एटम, ऑक्सीजन का यहां पर 1, ऑक्सीजन के यहां पर 2 है, तो हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। ये भी बैलेंसिंग करने का एक तरीका हो गया। आप चाहो तो इस पूरी रिएक्शन को किसी और फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेट से मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10H2, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 से, 5 और 2, ये कितना हो जाएगा 10H2। ये भी बैलेंस्ड रिएक्शन। तो एक रिएक्शन को आप बहुत तरह से बैलेंस करके लिख सकते हो। लॉजिक ये है कि जितने एटम्स किसी भी एलिमेंट के लेफ्ट साइड में हो उतने ही राइट साइड में होने चाहिए। तो ये भी बैलेंसिंग है, ये भी बैलेंसिंग है, ये भी बैलेंसिंग है। तो हम रिएक्शन को हम बैलेंस करके लिख सकते हैं। अब जब आप एक रिएक्शन को
बैलेंस करके लिख देते हो तो इसका मतलब ये होता है, मैं ये वाली फॉर्म यूज कर रहा हूँ, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि हाँ इसके 4 एटम इसके 2 एटम के साथ कंबाइन होकर इसके 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब एटम की बजाय ये भी कह सकते हो कि इसके 2 मॉलिक्यूल इसके 1 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर इसके 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब कुछ रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत आसान होता है, कुछ को बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, जैसे N2 प्लस H2 कन्वर्टिंग इनटू अमोनियम। हमें अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब एक तरीका तो फिर से यही है, यहां नाइट्रोजन के 2 एटम है, यहां पर 1 एटम है, तो यहां पर या तो हाफ से मल्टीप्लाई करें या यहां पर 2 से। लेट से मैंने यहां पर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। नाइट्रोजन बैलेंस हो गई, 2 नाइट्रोजन के एटम 2 नाइट्रोजन के एटम। अब किसको बैलेंस करना, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के यहां पर कितने दिख रहे हैं, 6, यहां पर केवल कितने हैं, 2, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। हाँ, लेकिन अब हो सकता है आप में से किसी को नहीं, बहुत बार क्या होता है इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। वैसे तो हम इसी तरह से बैलेंसिंग करेंगे, प्रैक्टिस करने पर अपने आप हो जाएगा। लेकिन और एक तरीका बताता हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इन सब के क्या मान लो, कोफिशिएंट। लेट से इसका कोफिशिएंट है A, इसका B और इसका C। ये हमने इनके कोफिशिएंट्स मान लिए और अब हमें इनको सॉल्व करना है कि A, B, C की वैल्यू क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करें वो देखते हैं हम। तो कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, नाइट्रोजन के जितने एटम लेफ्ट में होंगे उतने ही राइट में होंगे। यहां से अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, A और A टाइम्स 2 यानी 2A। इस तरफ नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, C, 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 टाइम्स B, इधर हाइड्रोजन की बात करें तो 3 टाइम्स C। ये 2 इक्वेशन हमारी यहां पर बनी है। लेकिन आप कह सकते हो सर इक्वेशन तो 2 है, वेरिएबल 3 है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप इस तरह से A, B, C मान के किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करोगे, हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो जितनी इक्वेशंस है उससे एक ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा, उसका कारण बताता हूं। उसका कारण ये कि अगर जितनी इक्वेशन, जितने वेरिएबल्स है उतनी ही अगर इक्वेशन बनेगी तो हर एक वेरिएबल की कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी। जबकि एक रिएक्शन को बैलेंस करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ये भी बैलेंसिंग है, ये भी है, ये भी है, तो कोई फिक्स्ड वैल्यू तो नहीं हो सकती। तो यहां पर हमेशा ऐसा होगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से एक ज्यादा होगी। तो अब क्वेश्चन आता है हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको यहां पर किसी एक वेरिएबल की एक वैल्यू अज्यूम करनी होगी। किसी भी एक वेरिएबल की आप कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। लेट मैंने मान लिया C इक्वल्स टू 2। C की मैंने एक वैल्यू मान ली कि C की वैल्यू कितनी है, 2। अब आप C की वैल्यू पुट करके A की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे ही आपने C2 पुट किया तो A की वैल्यू आ गई 1, C की वैल्यू 2 पुट की तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यस, आपका आंसर बदल जाएगा अगर आप C की वैल्यू 2 की जगह 4 ले लेते हो, तो आंसर सारे अलग होंगे। C की वैल्यू 2 की जगह 4 ली तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और यहाँ पर B की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी। ये भी इससे भी बैलेंस कर सकते हो, इससे भी बैलेंस कर सकते हो। हाँ, वैसे ज़्यादातर हम कोशिश क्या करते हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है, ये सब सही आंसर है, बट कोशिश करो कि मोस्टली कोफिशिएंट जो हो वो मिनिमम इंटीग्रल हो। मिनिमम इंटीग्रल से मतलब 10, 5, 10। मुझे दिख रहा है कि हाँ ये कोफिशिएंट्स जो है 5 से मैं इनको डिवाइड कर सकता हूँ, तो यहाँ पर 5 से सबको डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2H2 प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू 2H2। तो ये ज़्यादा सही है, ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए बैलेंसिंग करो तो कोशिश करो कि मोस्टली कोफिशिएंट इस तरह से इंटीग्रल हो। मिनिमम इंटीग्रल बोल रहा हूँ, मिनिमम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो। ठीक है, देन ये बैलेंसिंग का तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। कोफिशिएंट मान के भी बैलेंसिंग की जा सकती है। जैसे एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, C4H8 प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू CO2 प्लस H2। हमें इसको बैलेंस करना है।
यहां पर एक और पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, सबसे पहले जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड बल्कि मॉलिक्यूल है आपको उसका कोफिशिएंट फिक्स करना चाहिए। जैसे यहाँ पर C4H8 है, सबसे ज़्यादा आइटम्स इसी के अंदर इन्वॉल्व है, तो आप इसका कोफिशिएंट फिक्स कर दो। वो आप 1 करते हो या 2 करते हो, वो प्रैक्टिस से अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मैंने इसका कोफिशिएंट फिक्स कर दिया, ये कितना कर दिया 1। जैसे ही मैंने यहाँ 1 फिक्स किया, इसका मतलब हमारे पास कार्बन के कितने एटम्स हो गए 4, तो राइट हैंड साइड में भी कार्बन के कितने होने चाहिए 4। चलिए मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ इसको, ये क्वेश्चन था ताकि, तो इसको 1 फिक्स किया हमने, तो इसका कितना हो गया 4 कार्बन बैलेंस। अब उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम्स है 8, यहाँ पर कितने दिख रहे हैं 2, एक मॉलिक्यूल में 2 है। अगर हमें इस तरफ भी 8 चाहिए तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कार्बन भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। अब किसको बैलेंस करना होगा ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन अब पहले आप इधर काउंट करिए कितनी है 8 + 4 12, इधर भी कितनी होनी चाहिए 12, फिर से 8 + 4 12, तो यहां पर भी 12 करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 6 से। गुड, बहुत सारे आंसर्स मुझे मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। फर्दर यहीं पर या तो ऐसे करो, नहीं तो फिर से एक बार मैं और ABCD मान के ABCD इक्वेशंस बनाते हैं। कार्बन के लिए लेफ्ट साइड में 4 है, इधर कार्बन के कितने एटम्स है 6, हाइड्रोजन के 8 है, इधर हाइड्रोजन के कितने हो गए 2D, 8A, इधर कितने हो गए 2D। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम्स है 2B, इस तरफ ऑक्सीजन के कितने हैं 2C + D। फिर से 4 वेरिएबल है ABCD और इक्वेशन केवल कितनी बनी 3। किसी एक की आपको कोई ना कोई वैल्यू कंसिडर करनी होगी, वो आपको देखना होगा। लेट से मैंने A की क्या वैल्यू मान ली 1, जैसे ही A को 1 माना, C की वैल्यू कितनी होगी 4, A की वैल्यू जैसे ही आपने 1 मानी 8, D की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 4, और अब यहां पर आप C और D की वैल्यू पुट कर दो 4 और 4, तो 8 + 4 12, 12 डिवाइड बाय 2 6। तो जैसे भी अगर आपको लगता है नहीं आप हिट एंड ट्रायल से ही कर सकते हो, वो भी एक तरीका है। और अगर आपको लग रहा है हिट एंड ट्रायल से नहीं कर पा रहे हो तो आप इस पे जाइए, क्योंकि ये लेंथी तरीका है। ज़्यादा अच्छा तरीका सिंपल से केसेस होते हैं, हिट एंड ट्रायल से भी आपको पता चल जाएगा। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और पूछता हूँ, FeS2 + O2 कन्वर्टिंग इंटू Fe2O3 + SO2, करिए इसको बैलेंस करिए। करेक्ट करेक्ट।
ठीक है, फिर से वही लॉजिक जो मैंने कहा था, किसी एक का कोफिशिएंट फिक्स कर दो। लेट्स से हमने इसका फिक्स कर दिया 1। अब जैसे ही आप इसका 1 फिक्स करोगे, यहां प्रॉब्लम हो सकती क्योंकि यहां आयरन के 2 एटम है, यहां पर 1 है, तो इसको या तो हाफ से मल्टीप्लाई करें, ये एक तरीका यूज करना होगा, या दूसरा तरीका ये कि इसको 1 से ना करके, क्योंकि यहां पर आयरन के 2 एटम्स हैं, तो इसकी जगह इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। जनरली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एरर हो सकती है, तो इसीलिए मैंने यहां पर 2 देखा तो यहां पर भी कर दिया। आयरन बैलेंस्ड हो गया। अब सल्फर, यहां पर सल्फर के 4 एटम्स हैं, यहां पर 1 है, तो हमने सल्फर को भी बैलेंस कर दिया 4 से मल्टीप्लाई करके। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहां पर 4 × 2 8 + 3 11, यहां पर 2 टाइम्स है, तो यहां पर 11/2, ये भी बैलेंस्ड है। और आप चाहो तो सिंस यह फ्रैक्शन में आ रहा है तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4FeS2 + 11O2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस Fe2O3 + 8SO। दोनों ही सही आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों आंसर दे सकते हो, ये भी सही है और ये भी आंसर सही है। तो आई थिंक हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है वो हमें पता है। तो अब हम आ जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन वाले पार्ट पर। एक डीपीपी मैंने दी है जिसमें बहुत सारी बैलेंसिंग के क्वेश्चंस है, तो उनको आपको बैलेंस करना है। देखो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप स्पीड आती जाएगी, तो बैलेंसिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। जैसा ये कोई केमिकल रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, तो फर्स्ट थिंग अगर मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आपको देखना है किसी भी केमिकल रिएक्शन पर, तो पहला काम वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या बता रही, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या ये बता रहे कि इसके 1 ग्राम के साथ इसके 3 ग्राम कंबाइन होकर इसके 2 ग्राम बनाएंगे? नहीं, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं क्या ये नहीं बताते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बता रहे हैं, क्या इसका एक मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके इसके कितने मॉलिक्यूल बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा था आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो तब भी बैलेंस रहेगी। इसका मतलब क्या है, अगर इसके एक मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो अगर इसके Na मॉलिक्यूल अगर है तो वो इसके थ्राइस Na मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होंगे, और अल्टीमेटली इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, ट्वाइस Na। यूनिटरी लगा दी और कुछ नहीं किया, इसके एक मॉलिक्यूल के साथ 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो Na मॉलिक्यूल के साथ कितने कंबाइन होंगे, 3Na। एक मॉलिक्यूल से इसके कितने बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल, 1 से 2, तो यहाँ पर Na से कितने बनेंगे, ट्वाइस Na मॉलिक्यूल बनेंगे। तो यूनिटरी मेथड, केवल यूनिटरी मेथड। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह हम यहाँ पर मोल्स की टर्म में भी बात कर सकते हैं, तो मोल्स निकालना हमें आता है। अगर हमें नंबर्स दे रखे हैं और मोल्स निकालना है तो किससे डिवाइड करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से। तो अगर इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो इसके 1 मोल के साथ इसके 3 मोल्स कंबाइन होके इसके कितने मोल्स बनाएंगे, 2 मोल्स। मतलब ये कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो है वो क्या बता रहे हैं आपको कि इसके 1 मोल के साथ इसके 3 मोल्स कंबाइन करके इसके 2 मोल्स बनाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वी हैव 1 मोल ऑफ N2, ये मैंने नहीं कहा। अगर इसके 1 मोल है तो इसके साथ इसके 3 मोल कंबाइन होंगे। अच्छी तरह से स्टेटमेंट सुनो, अगर इसके 1 मोल है तो इसके 3 मोल के साथ ये रिएक्ट करेंगे। अगर इसके 2 मोल है तो 6 मोल्स के साथ, 6 मोल के साथ। अगर इसके 3 मोल्स है तो इसके 9 मोल्स के साथ,
4 मोल्स है तो 12 मोल्स के साथ ये रिएक्ट करेंगे, यानी ये रेशियो बता रहा है कि इसके 1 मोल के साथ इसके 3 मोल्स, 2 मोल्स के साथ 6 मोल, 3 मोल्स के साथ 9 मोल्स। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू अगर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है तो वो आपको ये बता रही कि इसके इतने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको ये बताते कि इसके कितने मोल्स के साथ इसके कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट के कितने मोल्स फॉर्म होंगे। तो मोल्स के थ्रू आप इनको रिलेट कर सकते हो कि अगर इसके 1 मोल है तो इसके यहाँ पर 3 मोल्स रिएक्ट करके इसके कितने मोल्स बनाएंगे, 2 मोल्स। अब यूनिटरी लगा सकते हो, लेट से आपके तो नहीं, हमारे पास तो इसके x मोल है, यूनिटरी लगा दो। 1 मोल के साथ 3 मोल्स तो x मोल के साथ कितने हो जाएंगे, 3x मोल्स रिएक्ट करेंगे। 1 मोल से कितने बन रहे हैं, 2 मोल्स तो x मोल से कितने बनेंगे, 2x मोल्स। तो ये आप यूनिटरी लगा सकते हो। अगर आपके पास 10 मोल्स है तो 1 मोल से 3 मोल्स रिएक्ट करें तो 10 मोल के साथ कितने रिएक्ट करेंगे, 30 मोल। 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं तो 10 मोल से कितने बनेंगे, 20 मोल। तो ये यूनिटरी हम यहां पर लगा सकते हैं। तो इसी चीज को, ये कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन थी, जनरलाइज में कर रहा हूं, या जनरलाइज करने से पहले आप रिवर्स में भी यूनिटरी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, रिवर्स में भी यूनिटरी लगा सकते हो। जैसे 1 मोल से कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स, तो अगर हमें इसके 2 मोल्स चाहिए तो इसके कितने मोल्स यूज करने होंगे, 1 मोल। जैसे एग्जाम्पल आप कुछ और भी ले सकते हैं, मैं इसी को वापस लिख देता हूं, N2 + 3H2 कन्वर्टिंग इनटू 2 NH3। इसके 2 मोल, इससे के लिए इसके 1 मोल चाहिए और इसके 3 मोल चाहिए। इसके 2 मोल के लिए इसका 1 और इसके 3 मोल चाहिए। अब मान लीजिए आपको इसके 10 मोल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, यूनिटी लगा। 2 मोल के लिए कितने मोल चाहिए, 1 मोल, तो 1 मोल के लिए कितने चाहिए, 1/2 मोल। तो 10 मोल के लिए कितने चाहिए, 1/2 × 10 मोल। यूनिटी लगा रहा हूं, थोड़ा उल्टा चलना पड़ रहा है तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए तो 1 मोल के लिए 1/2, तो 10 मोल के लिए 1/2 × 10। मैं वापस से नीचे उसी चीज को लिख देता हूं जो वहां पर, क्योंकि उल्टा आना पड़ रहा है। तो 2 मोल के लिए 1 मोल, तो 1 मोल के लिए ½ मोल, तो 10 मोल के लिए 1/2 × 10। यही हाइड्रोजन की बात करें तो 2 मोल के लिए कितने मोल चाहिए, 3 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 3/2 मोल, तो 10 मोल के लिए कितना चाहिए, 3/2 × सॉल्व कर सकते हो इधर से यूनिटी लगा के। तो ये 2 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, तो 1 मोल के लिए 3/2 मोल चाहिए, तो 10 मोल के लिए 3/2 × 10। ठीक है, थोड़ा और जनरल वे में इसको लिख लेते हैं। A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B कन्वर्टिंग इनटू C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है जहां पर A, B, C और D ये इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। मतलब इसके A मोल के साथ इसके B मोल रिएक्ट करके इसके C मोल बनाएंगे, इसके D मोल। तो ये आप कह सकते हो A मोल के साथ इसके B मोल रिएक्ट करेंगे। इसके फाइन रिएक्शन होने के बाद ध्यान रखना, इनिशियली इसके A मोल्स इसके B मोल्स जब रिएक्ट करेंगे तो इसके C मोल और इसके कितने मोल बनेंगे, D मोल। अगर कंटेनर में अगर ये नहीं है, मान लो B है ही नहीं, तो फिर C और D नहीं बनेंगे। ये कंडीशन है, जब इसके A मोल्स के साथ इसके B मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके C और D मोल्स बनेंगे। अब यहाँ पर फिर से मैं यूनिटरी की बात कर रहा हूँ। यूनिटरी कैसे लगानी है, ये तो तब है जब इसके A मोल्स हैं तो इसके B मोल्स रिएक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए इसके X मोल ही है तो जो हमने यहाँ किया था फिर से वही कर रहा हूँ। A मोल के साथ B मोल रिएक्ट करेंगे तो 1 के साथ B/A, तो X मोल के साथ B/A × X।
इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसके मोल से इसके मोल्स को रिलेट करना तो बड़ा सिंपल सा है। इसके ए मोल के साथ बी मोल, तो 1 के साथ बी बाई ए, तो x के साथ बी बाई ए एक्स, यानी b बाई ए इंटू एक्स। इसके कितने मोल्स बनेंगे, तो a को c से रिलेट करना है, तो c का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय a का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय a के कितने मोल्स हैं, तो x। a के मोल्स को d के मोल से रिलेट करना है, मैं क्योंकि a के कितने मोल्स हैं x, और हमें बताना d के कितने बनेंगे, तो a के मोल से d के कितने बनेंगे, तो d का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन a का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू x। लेकिन अगर आप ये कहते हो b के y मोल्स हैं, तो बताओ b के y मोल्स के साथ a के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे और c और d के कितने बनेंगे, तो अब यूनिटरी कहां से स्टार्ट होगी, b से। इसके y मोल के साथ a के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो a का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट a b से a को रिलेट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय b का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू y। इसके y मोल से c के कितने मोल्स बनेंगे, तो c का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन b का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू y। और d के कितने बनेंगे, तो d का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन b का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू y। और यही लेट से इसके अगर मान लीजिए अगर ये z मोल प्रोड्यूस करने, तो इसके कितने होने चाहिए। अब इसके यहाँ से यूनिटी स्टार्ट होगी, तो a का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन c का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू z। इसके z मोल के लिए b के कितने मोल्स चाहिए होंगे, ये लैंग्वेज आपको बोलनी है, और लैंग्वेज बहुत क्लियरली कि इसके c मोल्स के लिए b के कितने मोल्स चाहिए, तो b के कितने चाहिए होंगे इसके z मोल्स के लिए, सॉरी नॉट c, इसके z मोल के लिए b के कितने चाहिए, तो b का कोएफिशिएंट अपॉन c का कोएफिशिएंट इनटू z। और अगर इसके z मोल बनते हैं तो साथ में d भी बनेगा, और इसके अगर z मोल बनते हैं तो d के कितने मोल्स बनेंगे, तो d का कोएफिशिएंट अपॉन c का कोएफिशिएंट इनटू z। अब एक रिएक्शन हमने बैलेंस की थी, उसी को मैं वापस से लिख देता हूँ। 4FeS2 प्लस 11O2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस Fe2O3 प्लस ट्वाइस 8SO2। टाइम मैं ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं राइट नाउ, फिर से मैं बता दूं, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास इसके 4 मोल्स हैं या इसके 11 मोल्स हैं। ये तो ये बता रहा है कि इसके 4 मोल्स के साथ इसके 11 मोल्स रिएक्ट करेंगे, इसके 2 मोल्स बनेंगे और इसके 8 मोल्स बनेंगे। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता हूं कि हमारे पास इसके FeS2 के 2 मोल है, 2 मोल FeS2 है, तो बताओ इसके साथ ऑक्सीजन कितनी रिएक्ट करेगी, Fe2O3 कितना बनेगा और SO2 कितना बनेगा, ये आपको बताना है। इसके 2 मोल के साथ इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे, इसके कितने बनेंगे और इसके कितने बनेंगे, ये आपको बताना है।
ये अमोल गर्ग जो भी है इसको ब्लॉक कर दो। करेक्ट, बहुत सारे आंसर है। यूनिटी लगानी है तो मैं उसी लॉजिक 11/4 इंटू 2 5.5। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2 डिवाइडेड बाय 4, इसका कोफिशिएंट क्योंकि इसके मोल से रिलेट कर रहे हैं इंटू 2 1 4, इसको इससे रिलेट करें तो 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, ये कितना हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन यहां पर पुट कर देता हूं। इसके अगर 10 मोल्स चाहिए, 10 मोल्स चाहिए तो इसके कितने मोल्स लेने होंगे और साथ में इसके कितने बनेंगे? इसके 10 मोल्स प्रोड्यूस अगर करने हैं तो इसके और इसके कितने मोल्स लेने होंगे और इसके कितने साथ में प्रोड्यूस होंगे? ठीक है, फिर से वो यूनिटरी 10 तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, इससे यूनिटी लगानी है 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो ये 40, ये हो गया यहाँ पर 55 और ये यहाँ पर हो गया 20 55 40। ठीक है, तो बेसिकली हाँ, यहाँ पर आप मोल से रिलेट कर रहे हो। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन जो भी दी वो मोल में दी कि इसके 10 मोल्स है तो बताओ इसके कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, ये सब आंसर मोल में। बट जब क्वेश्चन आएंगे तो जरूरी नहीं कि सारी इन्फॉर्मेशन मोल्स की टर्म में हो। हाँ, लेकिन अगर चाहे आपको मास गिवन है, चाहे आपको वॉल्यूम गिवन है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम उसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक किसी के मोल्स पता चल गए तो दूसरे के मोल्स हम निकाल सकते हैं, और मोल्स जब पता चल जाएंगे तो वापस उससे हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो चैनल होगा वो मोल के थ्रू होगा। अगर किसी भी सब्सटेंस का मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, आपका पहला काम होगा कि उस मास और वॉल्यूम को पहले किस में कन्वर्ट करो? मोल्स में। और कोई तरीका आप यूज़ नहीं करोगे, एग्जैक्टली जो मैं बता रहा हूँ वही आपको करना है। और दूसरी चीज़ यहीं पर मैं आपको बता दूँ, अभी आपको किसी भी बुक से कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई और तरीका नहीं चाहिए। अगर आपको इससे पहले कोई और तरीका आता भी है तो आपको उसको यूज़ नहीं करना है, उसको भूल जाओ। जो तरीके मैं बता रहा हूँ आपको बस उन्हीं को फॉलो करना है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में आगे चलते हमें यही को यूज़ करना है। तो कोई और तरीका आप इनको सॉल्व करने के लिए यूज़ नहीं करोगे। फिर से कह रहा हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे मास गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, नंबर गिवन हो, पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट करो। अब किसी भी एक के भी मोल्स पता चल गए तो हम बाकी किसी के भी मोल्स यहाँ पर निकाल सकते हैं, और मोल्स निकालने के बाद फिर से हम उनका मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन है कि किस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। तो इसी पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अब यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अब हम क्या करेंगे,
कि ये जो न्यूमेरिकल्स है, कोई थ्योरी नहीं है, मैं आपको बता दूं, थ्योरी जो थी वो इतनी सी ही थी। अब जो भी हम कर रहे हैं बेसिकली न्यूमेरिकल्स है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने न्यूमेरिकल्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ताकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, आपको क्लियरिटी भी रहे। तो इन न्यूमेरिकल्स को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो मैं 1 बाय 1 करके उनको सॉल्व कर यहाँ पर कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल से, टाइप से। तो यहां पर फर्स्ट वन, टाइप 1 प्रॉब्लम। टाइप 1 प्रॉब्लम्स, ये टाइप 1 प्रॉब्लम्स क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओनली वन रिएक्टेंट। For example, NH3 converting into N2 plus 3H2। बैलेंस करके ही मैंने लिख दी, बहुत बार लिख चुके। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय 68 ग्राम अमोनिया। Find the mass of hydrogen produced by 68 ग्राम अमोनिया। तो तरीका क्या होगा, यहां पर अमोनिया रिएक्शन आपने सबसे पहले वापस लिख दी। अब यहां पर आप कहीं मास नहीं लिखोगे, जो पेज है आपका उसमें एक लाइन यहां पर बनाई अलग से, 68 ग्राम अमोनिया दे रखी, तो मोल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ अमोनिया, ये लाइन पहले आपको यहाँ पर निकालनी है। तो 68 डिवाइडेड बाय अमोनिया का मोलिकुलर मास कितना होता है 17, तो ये कितने हो गए 4। तो यहाँ पर आप हमेशा क्या लिखोगे, मोल्स, यहाँ मास नहीं लिखोगे ना वॉल्यूम लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, मोल। 4 मोल अमोनिया है। अब अमोनिया के मोल से आपको किसके मोल्स निकालने, H2। हाँ, ये कब बनेंगे, जब ये अमोनिया पूरी रिएक्ट कर जाएगी। राइट नाउ इसके 0 मोल्स है, इसके 4 मोल्स है। जब ये पूरे कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसके 4 मोल्स से इसके कितने मोल बनेंगे, 2 मोल्स, और इसके 4 मोल से इसके कितने बनेंगे, 8 मोल्स। राइट, नहीं गलत लिख दिया, 6 मोल्स। वापस ऐसे लिख देता हूँ, 2 से 3, तो 3/2 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 6 मोल्स। राइट,
6 मोल। अब यहाँ पर आपको मोल्स पता चल गए, कितने मोल्स आ गए, 6 मोल्स, और 6 मोल का वापस से क्या निकालना है, मास। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 × 2 का। राइट। क्वेश्चन इसी में एक और ऐड कर देते हैं, इसी का एक पार्ट और करें, बी पार्ट इसी का, ऑल्सो कैलकुलेट, इसे ए पार्ट कर देना, इसे बी पार्ट, ऑल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ N2 produced by 68 gram ammonia at STP. Volume of N2 produced by 68 gram ammonia at STP. तो आंसर अमोनिया के लिए बात हो रही है, तो मोल्स ऑफ अमोनिया, सॉरी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन की हम बात करें तो यहीं से हम देख सकते हैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आएंगे, 2। तो वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP 2 × 22.7 which is 45.4 लीटर। आंसर 45.4 लीटर, 44.8 लीटर नहीं होगा। मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ, 22.4 नहीं यूज़ करना है, नहीं यूज़ करना है। STP पर एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.7 लीटर होता है, तो 22.7 × 2 तो 45.4। तो ये जनरल एक क्वेश्चन है, इस पैटर्न पर आप एक और पार्ट और ऐड कर सकते हो, रिवर्स में भी आ सकते हो कि हाँ इतनी हाइड्रोजन चाहिए तो अमोनिया कितनी यूज होगी, वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसी में मैं पार्ट और ऐड कर रहा हूँ, सी पार्ट कह सकते हो, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया required to produce 30 gram H2।
ठीक है, कर सकते हैं अगेन यहाँ पर। तो फिर सबसे पहला काम क्या करना होगा, हाइड्रोजन के क्या निकालने होंगे, मोल्स। 30 ग्राम, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आप निकाल सकते हो, मोलिकुलर मास 2, तो 15 मोल्स। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 15 मोल। 15 मोल के लिए अमोनिया के कितने चाहिए, तो रिवर्स में यूनिटरी 3 मोल्स के लिए 2, तो 1 के लिए 2/3, तो 15 के लिए 2/3 इंटू 15 विच इज 10 मोल्स। और 10 मोल का फिर मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ अमोनिया 10 इंटू 17 विच इज 170, राइट। तो क्वेश्चन सारे इसी तरह से होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। हाँ, बट स्टेप बाय स्टेप हम इनकी ये आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, बट अभी तो बहुत ही बेसिक लेवल पर है। लेकिन इनकी इतनी प्रैक्टिस करिए कि आगे ये जो यूनिटरी वाला पार्ट है, ये यूनिटरी वाला पार्ट जो है उसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी आपकी हो जानी चाहिए, क्योंकि आगे चल के अब हम स्पीड बढ़ाएंगे। खुद सोच सकते हो, अगर आप में से किसी को लग रहा है कि कैसे, कुछ नहीं, यूनिटरी में लगा रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको फिर से करना है ताकि आपकी स्पीड बढ़े, सोचने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से करनी है। होमवर्क के लिए मैं आपको बता दूं, होमवर्क में आपको डीपीपी नंबर 2 और 3 करना है, डीपीपी नंबर 2 और 3, और शीट में से S1 एक्सरसाइज जो है, S1 में से 8 तक हम कर चुके हैं, 9 से लेके 16 तक आपको करना है। डीपीपी नंबर 2 एंड 3, विशाल अरोड़ा, इस वीडियो के नीचे लिंक्स है, उन लिंक्स पर जाके आपको सब कुछ ये पता चल जाएगा, सब कुछ वहाँ लिखा हुआ है, तो वो आप वहाँ पर देखिए। इस लिंक के नीचे सारे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स जो है वो गिवन है, उन लिंक्स पे आप जाओगे तो आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, वहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। लिंक्स देखिए, टेलीग्राम का लिंक वर्क नहीं कर रहा, वो मैं देख लेता हूँ, तो ये सारे लिंक्स वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जाके इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो होमवर्क क्लियर है, फिर से डीपीपी नंबर 2 और 3 मैं आपसे कहूँगा होमवर्क बहुत क्लियर होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद जब आप सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो तो उसके बीच में 2 लाइन छोड़ के फिर करो क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा नहीं कि एक कोने में क्वेश्चन नंबर 1, दूसरे कोने में क्वेश्चन नंबर 2 और इस तरह से आप किच-पिच कर रहे हो, नहीं। कोई भी काम रफ में नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई रफ कॉपी नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको करना है उसी रजिस्टर में करना है, चाहे कैलकुलेशन भी आप कर रहे हो तो वो भी उसी पेज पे करो। अगर आपको लग रहा है तो आप उसको पार्ट कर दीजिए, नीचे वाले पार्ट में कैलकुलेशन कर लीजिए। रजिस्टर में आप इस तरह से कुछ बाइफर्केशन कर सकते हैं अपने। लेट से ये एक रजिस्टर का पेज है, इस तरह के आपके 2 पेजेस होते हैं यहाँ पर, या तो आप इस तरह से यहाँ पर रफ वर्क के लिए आप जगह बना सकते हो, या इस तरह से साइड में भी बना सकते हो, ये आपके पास। बट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत क्लियरली आपको दिखने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि ढूंढ रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पर किया, नहीं, आपको क्लियरली अच्छी तरह से करना है। और इसमें एक और चीज़ है, चाहे क्वेश्चन आप हवा में भी कर रहे हो तब भी उसका नंबर यहाँ पर लिखो, और जब वो हो जाए तो जो भी आंसर है वो लिखो, या यहाँ पर लिखो डन। तो हमेशा आपको ये मेंशन करना है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये इस तरह से होने चाहिए। तो प्रॉपर होमवर्क, यानी जैसे स्कूल्स में हम करते क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 गैप रहता था, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको दिखना चाहिए कि 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, ये आपको दिखना चाहिए। मैं शीट और डीपीपी दोनों दे रहा हूँ, तो लेकिन जब भी आप डीपीपी स्टार्ट करोगे एक नए पेज से करोगे, फिर वापस जब शीट स्टार्ट करोगे तो एक नया पेज से स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं आधे पेज से ही आपने स्टार्ट कर दिया, हर बार एक नया पेज आपका यूज़ होना चाहिए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये होमवर्क जो है ये आप कर सकते हो, इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, और डाउट्स जो भी इनसे रिलेटेड है वो भी आप, जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू।